हेलो स्टूडेंट, आज हमारा अगला जो हमारा चैप्टर है जल संसाधन, इससे संबंधित हम आज अध्ययन करेंगे। जल संसाधन के बारे में हम जैसे कि हमने कई प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रूप से जो रिसोर्सेज हमें प्राप्त होते हैं उनमें एक है जल संसाधन। लास्ट हमने जो क्लासेस पढ़ी थी उसके अंदर हमने भूमि संसाधन की बात करी थी। भूमि संसाधन में कृषि से संबंधित हमने अध्ययन किया था। ठीक है, जिसमें कई फसलों की सारणी, ये सब हमने अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आज देखते हैं जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन में अगर हम बात करें तो जो पृथ्वी के लगभग 71% भाग जो है वो किससे आच्छादित है? जल से आच्छादित है। पृथ्वी का 71% भाग जल से आच्छादित है, परंतु लवणीय जल कुल जल का लगभग 3% ही है। ठीक है, मतलब पूरी पृथ्वी पे जो पूरा पृथ्वी के ऊपर जल है वो लगभग कितने प्रतिशत है? 31% भाग पर है, 71% भाग पर है। लेकिन अगर हम बात करें अलवणीय जल, यहाँ पे आप इसे अलवणीय कर लीजिए। अलवणीय जल की अगर हम बात करें तो अलवणीय जल कुल जल का लगभग 3% ही है, मतलब कि जिसमें लवण की मात्रा नहीं है। ठीक है, ऐसा जल जो कि यूज़ में आता है, खारापन नहीं है उसमें, ऐसा जल केवल 3% ही है। आगे हम इसमें देखते हैं भारत के जल संसाधन। भारत के जल संसाधन की बात करें तो भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का 2.45% भाग है, जबकि देश में विश्व के जल संसाधनों का 4% और विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 16% भाग मिलता है। मतलब आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का, मतलब पूरे विश्व के क्षेत्रफल का जो भारत में भाग है वो कितना है? 2.4%। ठीक है, 2.4% है, जबकि देश में विश्व के जल संसाधनों का 4% है और विश्व की कुल जनसंख्या का 16% भाग ही किसमें मिलता है? भारत में मिलता है। ये हमको ध्यान होना चाहिए। देश में कुल उपयोगी जल संसाधन है 1122 घन किलोमीटर और देश में एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा है लगभग 4000 घन किलोमीटर तथा धरातीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि कितने प्रतिशत देश में उपयोगी जल संसाधन है, कितने प्रतिशत धरातीय क्षेत्र का प्रतिशत है, कितने प्रतिशत जल संसाधनों का है, कितने प्रतिशत कुल जनसंख्या का है। ये सारे प्रतिशत आपको भारत के जल संसाधनों के आंकड़ों के रूप में याद होना चाहिए। इसके बाद हम आगे इसमें देखते हैं धरातलीय जल संसाधन। ठीक है, धरातलीय जल संसाधन और भौम जल संसाधन। एक तो है धरातलीय, या हम इसे कह सकते हैं सतही, मतलब जो धरातल के ऊपर या सतह पर जो भी जल है वो धरातलीय जल संसाधन है। और जो सतह के नीचे हम बात करें तो वो कहलाता है आपका भौम जल संसाधन। मतलब धरातल के ऊपर जितना भी है, सतह पर है, वो धरातलीय या सतही जल संसाधन, और जो भी सतह के नीचे भूमिगत है, ठीक है, वो है भौम जल संसाधन, या हम इसे कह सकते हैं भूमिगत जल संसाधन। तो धरातलीय जल संसाधन में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसके 4 प्रमुख मुख्य स्रोत हैं, जिसमें नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब आ जाते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक नदियों में देश के कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60% भाग ही मिलता है। मतलब ये जितनी भी नदियां हैं, बड़ी नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक, इन नदियों में भारत के कुल धरातलीय जल संसाधनों का, जितना भी धरातल के ऊपर जल संसाधन है उसका 60% भाग इन नदियों में मिलता है। इसके बाद में हम इसमें देख सकते हैं भौम जल संसाधन की अगर हम बात करें तो भौम जल संसाधन देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। सिर्फ 432 घन किलोमीटर क्या है? भौम जल संसाधन है जो पुनः पूर्ति योग्य, मतलब जिसको हम वापस से उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है,
जिसमें आगे हम देखते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है, जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। मतलब आपके ये जितने भी राज्य हैं इन सभी में भौम जल का उपयोग क्या है, अधिक है, जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल में भौम जल का उपयोग बहुत ही कम है। यह हमें याद रखना है कौन से राज्यों में अधिक है और कौन से राज्यों में कम है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं तो लैगून और पश्च जल। लैगून में आप पहले भी आपको बता चुकी हूँ अपनी कई क्लासेस में कि लैगून क्या होते हैं। लैगून और पश्च जल जो है वो केरल या मालाबार तट पर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। हम देखेंगे, आप ध्यान से देखना, जो आपका केरल का या मालाबार का तट है उसको अगर गूगल मैप में भी अगर आप थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो आपको देखेंगे वहाँ पे कई प्रकार की छोटी छोटी लैगून देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो भी है वो सबसे ज़्यादा मालाबार तट पर ही देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक लैगून तो मालाबार तट पर। उड़ीसा में चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। और इसका उपयोग मछली पालन के साथ साथ चावल और नारियल की सिंचाई में किया जाता है। चावल और नारियल की सिंचाई में किसका उपयोग किया जाता है, उड़ीसा में जो चिल्का झील है इसका। इसके बाद में हम इसमें आगे देख सकते हैं कि जल की मांग और उपयोग। भाई जल की मांग और उपयोग की बात करें तो भारत के कुल धरातलीय जल के 89% भाग पर और भौम जल के 92% भाग पर जो उपयोग है वो कृषि कार्य में किया जाता है। मतलब जो सतही जल या धरातली जल का 89% है और जो भूमिगत जल का 92% है, इसका उपयोग जो है वो कृषि कार्य में किया जाता है। मोस्टली इनका उपयोग किस कार्य में किया जाता है, कृषि कार्य में किया जाता है। हमारी देश की अधिकतर जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर है, तो जो धरातली और भौम जल का अधिकतर उपयोग है वो किस में किया जाता है, कृषि कार्य में किया जाता है। कुल धरातली जल का 9% भाग घरेलू क्षेत्रों में उपयोग होता है और 2% भाग औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। किसका, धरातलीय जल का। जबकि भौम जल का केवल 5% भाग औद्योगिक क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। ये हमें ध्यान होना चाहिए कि कितने प्रतिशत भाग घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत है, कितने प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र में है और भौम जल का कितने प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र में है, ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। सभी आंकड़े आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, किसी भी आंकड़े को ऊपर नीचे नहीं करना है, अच्छे से इनको याद करना है। भारत की जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग जो है वो कृषि पर निर्भर होने के कारण सिंचाई हेतु कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जैसे हम बात कर सकते हैं भाखड़ा नागल कहाँ पे आती है आपकी, पंजाब हरियाणा में। हीराकुंड है उड़ीसा में। दामोदर घाटी छोटा नागपुर पठार, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है पंजाब हरियाणा और राजस्थान आदि शुरू की गई है। तो ये सभी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो कि इन राज्यों के अंदर शुरू की गई है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी परियोजना कौन से राज्य में है। आपसे पूछा जा सकता है भाखड़ा नागल परियोजना भारत के मानचित्र में दर्शाइए, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये सारी नहर परियोजनाएं जितनी भी हैं ये सभी कौन कौन से राज्यों की परियोजनाएं हैं ये हमको पता होना चाहिए। आगे हम इसमें देखते हैं अपनी सिंचाई के लिए जल की मांग। सिंचाई के लिए जल की मांग की अगर हम बात करें तो भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई है, ठीक है, वो कुओं और नलकूपों के द्वारा की जाती है। मतलब भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुओं और नलकूपों के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक सिंचाई के साधनों में सबसे ज़्यादा कौन सा साधन उपयोग में लिया जाता है, तो कुएं और नलकूप जो सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलते हैं तो हम उसमें कह सकते हैं उत्तर प्रदेश और उसके बाद में फिर पंजाब और हरियाणा। तो इन जिनमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो कुएं नलकूप देखने को मिलेंगे वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में मिलेंगे। और इन्हीं राज्यों के अंदर हरित क्रांति भी सफल हुई है। अगर बात की जाए तो हरित क्रांति की जो रणनीति है वो इन्हीं प्रदेशों में सफल हुई है। और इन राज्यों में निवल बोए क्षेत्र का 85% जो है वो सिंचाई के अंतर्गत आता है, जिसमें गेहूं
जिसमें गेहूं और चावल मुख्य रूप से पैदा किए जाते हैं। हमने बहुत अच्छे से हरित क्रांति के बारे में अध्ययन किया है कि जो हरित क्रांति है इसकी जो शुरुआत है लगभग 1966-67 के समथिंग हुई, ठीक है। इसके बाद में जो हरित क्रांति के जनक है विश्व में वो MS स्वामीनाथन है, हमने पढ़ा है भारत में इनके जनक MS स्वामीनाथन के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, ठीक है। इसके बाद में जो हरित क्रांति की मुख्य उपलब्धि जिन फसलों के लिए रही है वो गेहूँ और चावल है। तो ये हरित क्रांति के संबंध में एक जनरल चीज़ है जो हम सभी को मालूम होनी चाहिए। और इसके संबंध में जो मुख्य राज्य आते हैं वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आते हैं। तो इस प्रकार से जो हरित क्रांति की रणनीति है वो इन प्रदेशों में सफल हुई है। और इन्हीं राज्यों में जो निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग है वो सिंचाई के अंतर्गत आता है। भाई सिंचाई के अंतर्गत सबसे ज़्यादा भाग आता ही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक कुएं और नलकूप देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे गेहूं और चावल मुख्य रूप से पैदा किए जाते हैं। हमें पता है गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, चावल में सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से देखने हैं। इसके बाद में हम देखते हैं संभावित जल समस्या। संभावित जल समस्या की अगर हम बात करें तो इसमें भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने से उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता में समय के साथ साथ कमी आती जा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जल संसाधनों की उपलब्धता में भी क्या आती जा रही है? कमी आती जा रही है। इसके बाद में हम देखें कि जल के गुणों का ह्रास, किस प्रकार से जल के गुणों का ह्रास होता जा रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जल वाहिनी पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। मतलब जल के गुण किस प्रकार से नष्ट होते जा रहे हैं ये हमें देखना है, जिसमें गंगा और यमुना 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित नदियां होती जा रही हैं वो कौन सी है? गंगा और यमुना नदी। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में कि किस प्रकार से हम जल को संरक्षित कर सकते हैं और उसको प्रबंधित कर सकते हैं। तो अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता है। जल संरक्षण के लिए कई प्रभावशाली नीतियां और कानून बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग आदि को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो ये सभी आपको ध्यान में देना है कि किस प्रकार से जल को संरक्षित किया जा सकता है और प्रबंधित किया जा सकता है। तो जितना भी अलवणीय जल है ये जो इसकी उपलब्धता या हमें जो प्राप्त हो रहा है वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है और मांग बढ़ने की वजह से इसकी उपलब्धता कम होती जा रही है। इसलिए सतत पोषणीय विकास के लिए इसकी आवश्यकता है। और जल संरक्षण के लिए कई प्रभावशाली नीतियां और कानून बनाने की भी आवश्यकता है, जिससे कि हम जल को अधिक से अधिक बचा सकें। इसके अलावा जल संभर विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो वर्षा जल है इसको क्या किया जा सके? संग्रहण किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं इसका एकत्रण किया जा सके, जिससे कि जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, मतलब वापस से जब भी उस जल की ज़रूरत पड़े तो हम उस जल का उपयोग कर सके। इसी प्रकार की जितनी भी कार्यक्रम है इसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिसको जल से इस तरीके से जल को हम बचा सके। तो इस प्रकार से जो आज हमने जल से संबंधित अध्ययन किया है, जल संरक्षण, जल प्रबंधन, जल के गुणों का ह्रास किस प्रकार से होता जा रहा है, किस प्रकार से जल की समस्या है, सिंचाई के लिए जल की मांग के बारे में, इसके अलावा जल की मांग, उपयोग और भौम जल संसाधन, धरातलीय जल संसाधन और भारत में जो भी जल संसाधन से संबंधित आंकड़े हैं। तो इन सभी तथ्यों को आपको बहुत ध्यान से देखना और समझना है। जो भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वही मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर अवेलेबल करवाए हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। और हम जल्दी अपने अगली कक्षा के अंदर मिलते हैं जल संसाधन के दूसरे पार्ट को लेते हुए। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल।